नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। मैं मोहित दुबे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर मोहित दुबे 76 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कल संख्या पद्धति के पहले भाग को पढ़ा था और संख्याओं को समझा था कैसी होती हैं संख्याएँ, क्या होती हैं संख्याएँ। उसमें थोड़ा सा बचा हुआ संख्याओं के बारे में आज हम उनको समझेंगे और इसको पूरा करेंगे तथा आज ही के समय हमने ये सोचा है कि इसी वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियमों को भी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं। आइए शुरू। पूर्णांकों को बांटा गया है सम, विषम, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के रूप में। अर्थात कौन सी संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर, कौन सी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर, कौन सी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं अर्थात कंपोजिट नंबर, कौन सी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं अर्थात प्राइम नंबर। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा चला जाए, वो संख्याएं सारी की सारी सम संख्याएं होती हैं। और जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है वो हमारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब एक चीज़ आप यहाँ पे और समझेंगे कि जो जीरो होती है, जो जीरो है वो हमारा कैसा अंक है, तो आप लोग कहेंगे सम संख्या है। यानी कि भाई जिसमें भी 2 का भाग जाएगा वो हमारी संख्या सम संख्या होगी। तो इकाई का अंक जीरो ही तो है। जीरो अगर इकाई का अंक है और 2 का भाग जा रहा है तो जीरो हमारी सम संख्या हो जाएगी। विषम संख्याएं कौन सी होंगी? विषम संख्याएं वो होंगी जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाएगा। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारी की अनंत तक, ये सारी की सारी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं होती हैं। आप आशा करता हूं कि ये चीज़ तो आपको पहले से ही पता होगी और आपने एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लिया। लेकिन इसमें डायरेक्ट सवाल नहीं आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से सम संख्या कौन सी, विषम संख्या कौन सी है। लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट होगा वो हमारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत हमको हेल्प करने वाला है। तो हम लोग देखते हैं वो क्या है इसका कॉन्सेप्ट। योग हमेशा सम होता है, सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है। सम संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो भी हमें सम संख्या प्राप्त होगी, सम संख्याओं को अगर हम गुणा करेंगे तो भी हमें सम संख्या प्राप्त होगी। और इधर देखते हैं विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होता है। आप लोग अभी हम इस पे उदाहरण के माध्यम से भी इसको समझ लेंगे। और विषम संख्याओं का योग यानी विषम प्लस विषम हमेशा क्या होगा? सम। विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम संख्या होता है। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं, विषम प्लस सम या सम प्लस विषम बराबर हमेशा विषम संख्या होती है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम लोग अगर चाहें तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि सम और सम है, अगर हमने मान लो 4 एक संख्या ले ली और एक संख्या 6 ले ली, इनको दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 10। यानी 10 क्या कैसी है? सम संख्या हमको प्राप्त हुई। सम और सम का गुणनफल यानी 4 और 6 का अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। कैसी संख्या है? सम संख्या है। विषम और विषम, जैसे मान लो कि एक संख्या विषम 5 है और एक विषम संख्या 7 है, इनका गुणा करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? 35। कैसी संख्या प्राप्त हुई? विषम। और विषम को जोड़ते हैं यानी 5 में 7 को अगर जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 5 और 7 12। यानी कौन सी संख्या हमको प्राप्त हुई? सम संख्या प्राप्त हुई। अब अगर हमने विषम में सम को जोड़ा, मान लो कि विषम संख्या हमारी 7 है और हमने इसमें सम को जोड़ दिया, 7 और 4 11, तो हमको कैसी संख्या प्राप्त हुई? आप कहेंगे विषम। यानी कि ये जो नियम है, ये नियम हमारे काम करेंगे जब हम लोग चलेंगे किस पे? जब हम लोग, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की, ऐसा तो उसमें हमको मिलेंगे विकल्प। और विकल्प में जब हम लोग विकल्पों को हल करके देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से बैठेगी और इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हमारे सवाल बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको सम और विषम में आसानी से समझ में आ गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याओं को।
नंबर। अब हम लोग इसको समझते हैं क्या होती हैं भाज्य संख्याएं, कौन सी होती हैं भाज्य संख्याएं। आइए समझते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से जिसमें भाग चला जाए, वो सारी की सारी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। और जिन संख्याओं में कम से कम 3 संख्याओं का भाग न जाए, वो हमारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि समझते हैं, हम सबसे पहले भाज्य संख्या को पढ़ते हैं। भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या 4 होती है। कैसे होती है ये देखते हैं। जैसे देखो, 4 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा और स्वयं 4 का भाग चला जाएगा। तो ये इसने अपनी कंडीशन पूरी कर ली कि कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। किसी भी संख्या में खुद का तो भाग चला ही जाता है और दुनिया की हर एक संख्या 1 से भी विभाजित होती है, लेकिन इसके अलावा कम से कम 1 संख्या से और अगर कोई संख्या विभाजित हो जाती है तो ऐसी संख्या हमारी भाज्य संख्या होती है। ठीक है, जैसे 4 हो गई, उसके बाद जैसे 6 हो गई। 6 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और स्वयं 6 का भी भाग चला जाएगा। यानी ये कम से कम 4 संख्याओं से विभाजित हो रही है। लेकिन नियम तो ये है कि कोई भी संख्या कम से कम 3 से विभाजित होनी चाहिए। ये तो 4 से हो रही है, यानी कि 6 भी हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। विभाज्यता के नियम आपने पढ़ लिया कि भाज्य संख्याएँ कौन सी हैं। जिन संख्याओं कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होती हैं जो संख्याएँ, वो सारी की सारी संख्याएँ भाज्य संख्याएँ होती हैं। अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा जिन संख्याओं में भाग ना जाता हो, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य, संसार की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11 डैश अनंत तक। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से काम करेगा। हम लोग इस पे ही आधारित सवालों को भी हल करेंगे। कह रहा है कि देखो, संसार की एकमात्र 2 है वो संसार की एकमात्र सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। केवल संसार में एक ही संख्या है 2 ऐसी जो अभाज्य है और सम संख्या है। बाकी जितनी भी सम संख्याएं वो सारी की सारी वो भाज्य संख्याएं होती हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं, कुछ चीज़ें हमको ऐसा है कि सीधा सीधा याद कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। कि अगर 1 से लेके 50 तक पूछी जाए कि अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो आप कहेंगे 15। 1 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो 15। 50 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो कहेंगे 10 अभाज्य संख्याओं की अभाज्य। और 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो होंगी टोटल 25। ये चीज़ आप एक बार को याद कर लेना डायरेक्ट, क्योंकि इनका कोई नियम नहीं होता निकालने का। अब लेकिन ये आपको मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे जैसे देखो, यहाँ पे 1 से लेके 50 तक 15 मिली, 50 से लेके 100 तक 10 मिली। जैसे जैसे संख्याएं आगे बढ़ती चली जाती हैं, वैसे वैसे हमको अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो उनमें कमी होती चली जाती है, धीमे धीमे कम होती चली जाती हैं। अगर आप 200 तक जाएंगे तो 10 से भी कम मिलेंगी, फिर और आगे जाएंगे तो फिर उससे भी कम मिलेंगी। ऐसे क्या होता है कि धीमे 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 करके संख्याएँ कम होती चली जाती हैं अभाज्य, जैसे जैसे संख्याएँ आगे बढ़ती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ। देखो, ये जो 1 होता है, ये ना तो अभाज्य संख्या होती है ना ही विभाज्य संख्या होती है, यानी भाज्य संख्या होती है। 1 ना ही आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन 2 अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है? अब ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 61, 71, 83, 101, 61, 71, 83 और 101। सवाल में उसने ये कहा है कि निम्न में से कौन सी 2 अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है। अब हम लोगों ने क्या किया था, अभी कॉन्सेप्ट को पढ़ा था किसका? सम और विषम संख्याओं का। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है कि 61, 71, 83, 101। अब हम लोगों को ये पता है कि केवल और केवल 2 ही एक सम संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, बाकी हम लोग ये भी जानते हैं कि विषम संख्याएं हैं, जो सारी विषम संख्याएं नहीं, समझना कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं
अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो विषम संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती। जैसे कि आपकी 15 जो है वो विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 11 की बात की जाएगी तो 11 कैसी संख्या है? विषम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। 13 कैसी संख्या है? विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो यानी कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो ज़्यादातर हमारी विषम संख्याएं ही होती हैं, लेकिन प्रत्येक विषम संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन दो अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है। और आपने और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कभी भी विषम संख्याओं को अगर हमने विषम संख्या से जोड़ा तो हमेशा हमें सम संख्या प्राप्त होगा। और यहाँ पे तो सारे के सारे ऑप्शन हमको कौन से दिए हुए हैं? यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन हमको विषम संख्याओं में दिए हुए हैं। तो यानी कि कोई ना कोई ऐसे हुआ होगा विषम संख्या में जब हमने सम संख्या को जोड़ा होगा तभी हमको विषम संख्या प्राप्त हुई होगी। अब अगर आपने उस समय इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया होगा तो आसानी से ये सवाल आपका हल हो जाएगा। अब हमको ये भी पता है कि संसार में सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि उसने ये कहा है कि कौन दो अभाज्य संख्याओं का, उसने ये बोला है कौन दो अभाज्य संख्याओं का, यानी दो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सम अभाज्य संख्या दो ही होती है, यानी ये तो दो कन्फर्म हो गया आपका। ठीक है, जब आपको दो ये कन्फर्म हो गया, यानी कि जब दो, यानी एक यहाँ पे विषम संख्या है, विषम प्लस दो बराबर विषम, ये आपको पता चल गया है कि अब ये देखो दो अगर यहाँ पे इधर जाएगा तो दो घटा दिया जाएगा। चलो हम इसमें से मतलब यहाँ से ऑप्शन चेक करते हैं। 101 में से जब हमने दो को घटाया तो हमें क्या मिला? 99। क्या 99 हमारी विषम संख्या होती है? तो कहेंगे आप होती है। क्या अभाज्य संख्या होती है? तो आप कहेंगे नहीं होती, क्योंकि 11 निम्मा 99 यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो उसने ये कहा था कि निम्न में से कौन दो अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है। तो आपका ये वाला तो हो सकता है योग। 101 आपका योग नहीं हो सकता है, सॉरी 101 योग नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 99 में जब आप दो को जोड़ेंगे तो आपको 101 प्राप्त होगा, 101 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 99 तो आपकी अभाज्य संख्या है नहीं, इस वजह से ये वाला ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता है। 83 के लिए क्या करना पड़ेगा? 81 में दो जोड़ना पड़ेगा। 81 तो आपकी विभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद आपकी 71 है, यानी कि 69 प्लस 2 ये भी आपकी भाज्य संख्या है। 23 तियां 69 होते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 59 में जब हम दो को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? 61, और 59 जो होती है वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी।